हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं आप सब लोग बच्चे? आज ये क्लास जो है बहुत छोटी सी क्लास होनी है, लगभग 30-35 मिनट की क्लास होनी। और घर से थोड़ा सा अभी आया हूँ तो एक्चुअल में लेट हो गया था, तो क्लास इसलिए 11 बजे की शेड्यूल करा दी थी, है ना। पहले ही मैंने टाइम चेंज करा दिया था, मुझे पता है, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी आप कमेंट करोगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं बस इतना कहूँगा कि आज थोड़ा सा लेट हूँ, घर से थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले से ही क्लास जो है वो थोड़ा सा लेट शेड्यूल करा दी थी। और वैसे भी आज क्लास जो है 30-35 मिनट की क्लास होनी है, मात्र 8 से 9 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग परसेंटेज को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। कल से हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो इस वजह से ये क्लास जो है वो मैंने 11 बजे आप लोगों की शेड्यूल करा ली थी। आप लोगों को ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है भाई? तो हाथ जोड़कर माफ़ी ही मांग सकता हूँ आप लोगों से। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है, और परसेंटेज की आज आखिरी क्लास है। आज हम होमवर्क वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। और मेरे भाई, आज एक टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस हम लोग कर रहे थे, और मिसलेनियस पे शायद अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। 5-7 क्वेश्चन मिसलेनियस में है। अभी हम इनकम वाले क्वेश्चन दोस्त देखेंगे कि इनकम वाले क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्या होता है। पास फेल वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, वैन आरेख वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर कर चुके हैं। इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई। तो यहाँ ये क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, और यहाँ के बाद 106 की बात करूँ तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। अब बात करते हैं मेरे भाई, इस पे बात करते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी लास्ट क्लास में, कि अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि हमारी जो इनकम होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक तो हम लोगों का होता है मेरे भाई नेट इनकम, एक तो होता है नेट इनकम, और एक होता है मेरे भाई टैक्स होता है ना। जो हमारे हाथ में पैसा आया, जो हमें आगे से पैसा मिला, वो मेरे दोस्त इनकम कहलाता है। उसमें से हम कुछ टैक्स दे देते हैं, टैक्स देने के बाद जो इनकम बची वो मेरी नेट इनकम कहलाई। ठीक है? हाँ। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, और मैं जो है वो 20,000 रुपये टैक्स देता हूँ। 1 लाख रुपए है, 20,000 रुपये टैक्स देता हूँ। तो क्या टैक्स देने के बाद जो मेरी इनकम बचती होगी वो 80,000 बचती होगी? नेक्स्ट क्या है, अगले मंथ जो है वो टैक्स की रेट जो है वो बढ़ गई। इस बार जो है वो मैंने टैक्स दिया है 30,000 दिया है। कितना दिया है? 30,000 दिया है। तो क्या नेट इनकम जो है वो 70,000 रह जाएगी? यानी कि यहां से एक कंक्लूजन दोस्त मेरे निकला। क्या कंक्लूजन था? कि अगर टैक्स में वृद्धि होती है तो मेरी इनकम में जो है वो कमी हो जाएगी। टैक्स मेरा 20,000 से 30,000 हुआ तो मेरे भाई इनकम, नेट इनकम जो है वो कम हो जाएगी। यानी टैक्स में जितनी वृद्धि होगी, टैक्स में जितनी वृद्धि होगी, क्या उतनी ही मेरे दोस्त नेट इनकम में कमी हो जाएगी? टैक्स में जितनी कमी होगी, नेट इनकम में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। बस मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन को कराने की मतलब ये कहता हूं कि इस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को लगाओ और मुझे बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ। जयपुर से एक गिफ्ट दिया है एक दोस्त ने। वो तस्वीर दी है, जिस तस्वीर की शायद हर बच्चे के जीवन में बहुत बड़े मायने होते हैं। मतलब मेरी और पिताजी की तस्वीर एक साथ दी है एक बच्चे ने, तो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँ। और दूसरी बात, जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे बस एक ही चीज़ प्रतीत हुई कि काश मैं उस समय पे मौजूद होता और उस तस्वीर को खुद अपने हाथों से ले पाता। काश मैं उस समय खुद मौजूद होता और उस तस्वीर को खुद अपने हाथों से ले पाता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं भी मौजूद नहीं था तो अंकित भाटी सर, नवीन सर, दोनों लोग मौजूद थे, उन्होंने वो तस्वीर ली। तो बच्चे के लिए एक बार तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मतलब आशीर्वाद, सम्मान देने के लिए।
और इतना प्यार दिखाने के लिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई, यानी टैक्स में अगर 19% की वृद्धि हो जाती है तो नेट इनकम जो है वो 1% कम हो गई। अच्छा एक बात बताइए, अगर टैक्स में वृद्धि होती थी तो क्या नेट इनकम जो है वो कम होती थी? अगर टैक्स में कमी होगी तो नेट इनकम बढ़ेगी। मान लो टैक्स जो है वो 10,000 ज्यादा जाने लगा तो नेट इनकम जो है वो 10,000 कम हो गई होगी। यानी मैं कह सकता हूं टैक्स में जो 19% की वृद्धि की वैल्यू होगी, टैक्स में जो 19% की वृद्धि की वैल्यू जो होगी, क्या वो नेट इनकम की 1% की वैल्यू के बराबर होगी? टैक्स में जो 19% की वैल्यू होगी क्या नेट इनकम की 1% के बराबर होगी? यानी जितने टैक्स का 19% बैठ रहा होगा क्या उतनी ही कमी नेट इनकम में हो रही होगी? तो टैक्स का 19% जितना होगा नेट इनकम का 1% भी उतना ही होगा। ठीक है भाई, तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं तो 100 से 100 कट गया। अगर मैं टैक्स और नेट इनकम का बेटा रेशो निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/19 हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, मैंने टैक्स 1 रुपया दे दिया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, नेट इनकम टैक्स देने के बाद मेरे पास 19 रुपये बचे, तो क्या कोई मेरी इनकम बता सकता है कि मेरी इनकम कितनी रही होगी? आपने कहा जी 1 रुपया टैक्स देने के बाद 19 रुपये आपके पास बचे हैं, तो टोटल आपने 20 रुपये कमाए होंगे। 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मेरे भाई नेट इनकम क्या होता है, टैक्स देने के बाद जो राशि बचती है उसे नेट इनकम कहा जाता है। हमेशा टैक्स जो लगता है वो इनकम पर लगता है, टैक्स देने के बाद जो राशि बचती है वही नेट इनकम कहलाती है। तो क्वेश्चन ने कहा है आयकर की दर क्या है, इनकम टैक्स की रेट क्या है। तो मेरे भाई 1 रुपया टैक्स लगता है कितने पर, टोटल इनकम पर, 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो इनकम टैक्स की दर जो है वो 5% हो जाएगी। इनकम टैक्स की दर जो है वो 5% हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5% हो जाएगा। सर कैसा है दिखा सकते हैं भाई, अभी मुझे नहीं मिली है ना, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। हाँ, कल की क्लास में। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। तो याद रखना टैक्स और नेट इनकम दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो इनकम बन जाएगी। ठीक है, हमेशा जो टैक्स लगता है वो इनकम पे लगता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, हाँ अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, और आप लोगों के क्या दिमाग में आ रही हैं चीजें, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब और आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है वो 6 लाख बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय, बेटा ऐसे नहीं है, नहीं समझे बताओ क्या नहीं समझे इसमें। मैं अभी क्या बता के आया हूं आप लोगों को, मैं बता के आया हूं कि जो हमारी इनकम होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो उसमें से टैक्स चला जाता है, और टैक्स देने के बाद जो बची एक बच्चा वो नेट इनकम कहलाती है। अगर टैक्स में वृद्धि हुई है, टैक्स बढ़ा है, तो नेट इनकम कम होगी। अगर टैक्स घटा है तो शुद्ध आय जो है वो मेरी बढ़ जाएगी। जितना टैक्स में वृद्धि होगी उतना ही नेट इनकम में कमी होगी। जितना टैक्स में, हाँ जितना टैक्स में कमी होगी उतना ही नेट इनकम में वृद्धि हो जाएगी। अब उसने ये कहा है मेरे भाई, अब उसने ये कहा है कि आयकर में 19% की वृद्धि हो गई, यानी टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई, तो नेट इनकम 1% कम हो गई। यानी जो टैक्स का 19% रहा होगा वो नेट इनकम का 1% के बराबर होगा, क्योंकि मैं बता के आया हूं टैक्स में जितनी वृद्धि होगी नेट इनकम में उतनी कमी हो जाएगी। ठीक है,
अगर मैं टैक्स के 19% की वैल्यू निकालूंगा तो वो नेट इनकम के 1% की वैल्यू के बराबर आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मैं यहां से देखूं तो टैक्स और नेट इनकम का रेशियो 1/19 आ जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा, टैक्स और नेट इनकम को जोड़ूंगा, टोटल इनकम बन जाएगी। हमेशा टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है, तो 100 पर कितना। यहां आइए भैया फटाफट, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है। मान लो उसकी आय ए रुपए थी, तो अब उसकी आय बढ़ के कितनी हो गई होगी? ए प्लस 6 लाख रुपए हो गई होगी। कितने रुपए हो गई होगी? ए प्लस 6 लाख रुपए हो गई होगी। ध्यान से सुनिएगा, पहले उसकी इनकम ए रुपए थी, अब उसकी इनकम ए प्लस 6 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, लेकिन आयकर 28% से 20% हो जाता है। यहां जो टैक्स लगता था वो 28% टैक्स लगता था, लेकिन यहां जो टैक्स लगता है वो 20% टैक्स लगता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तब भी उसको 24,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है। फिर भी टैक्स की रेट कम होने पर भी उसे 24,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। 24,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब यह है यहां जो टैक्स रहा होगा वो इससे 24,000 ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब अगर यहां मैं टैक्स निकालूं, ए प्लस 6 लाख रुपए यहां इनकम थी मेरे भाई, इस पर जो टैक्स लगेगा वो 20% लगेगा। तो यहां जो टैक्स है वो इस वाले टैक्स से 24,000 ज्यादा है। यहां लगने वाला टैक्स 28% का है, इससे कितना ज्यादा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 24,000 रुपए ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 24,000 रुपए ज्यादा है। तो इस वाले टैक्स में से इस वाले टैक्स को घटा दूंगा तो अंतर जो है वो 24,000 का आना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, नहीं तो मत काटिए, इसे मत काटिए, आसान रहेगा। मत काटिए मेरे भाई, आसान रहेगा। 20 की गुणा ए में करेंगे तो 20a/100 हो जाएगा, होगा या नहीं? प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 और 1 6 जीरो हो जाएगा, 3 4 5 6। यहां क्या है? 28a/100 हो जाएगा। और उधर क्या है मेरे भाई? 24,000 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। दोनों का एलसीएम 100 आएगा, 20 में से 28 जाएगा, माइनस का 8a/100 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। 100 यहां से देखेंगे, 24,000 घटाइए मेरे भाई, तो 0 में से 0 0 और 0, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा। घटा दीजिए, इसमें 0 में से 0 गया बेटा 0 आएगा, 0 में से 0 गया 0 आएगा, और 0 में से 0 गया 0 आएगा। यहाँ कितना बचेगा? 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा, है ना? 9 में से 2 गया 7 बचेगा। ठीक है, तो ये कितने आ चुके हैं? 5 अंक आ चुके हैं, 3 4 5, यहाँ 9 बचेगा मेरे भाई, और यहाँ 11 बचेगा। ठीक है, 1,19,11,97, 11,00,000, ये कितना आ रहा है मेरे भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,19,76,000 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहां देखेंगे ये माइनस में आया होगा क्योंकि ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहां जो है 100 भाग में है, इधर आके 100 गुणा में आ जाएगा, और 8 गुणा में है, इधर आके 8 भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ने के बाद आप लोगों से आए पूछिए, 8 से पहले डिवाइड करिए, 8 एकम 8 होगा, 3 बचेगा, 8 चौक 32 होगा, है ना? गड़बड़ आ रही है कुछ? कहीं गड़बड़ की है भाई हम लोगों ने? कहीं गड़बड़ की है क्या हम लोगों ने? यहाँ मेरे भाई एक बार यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा? अगर मैं यहाँ देखता हूँ, पहले इसकी गुणा इसमें करता हूँ, तो ये हो जाएगा 20a/100 हो जाएगा, माइनस इसकी गुणा इसमें करता हूँ तो 6 दूनी 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे क्या है? 100 है। अच्छा, इस 100 को भूल गए थे हम लोग। यहाँ क्या होगा मेरे भाई? 28a/100 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है? 24,000 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है,
एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है भाई, हो गया। 20 में से 28 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है 1,20,000 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 24,000 में से 1,20,000 आप लोग घटा देंगे, यही तो आएगा भाई। अगर यहां से देखें तो -8 है, बटे में 100 हो जाएगा, और 24 में से 1,20,000 में से 24,000 जाएगा तो माइनस का 96,000 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस उड़ गया, 8 से काटेंगे तो 12,000 आएगा, और 12,000 की गुणा 100 में करेंगे तो मेरे दोस्त 12 लाख आ जाएगा। तो यहां से वो 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, यहां से वो 2 क्वेश्चन आप लोगों से मेरे भाई पूछ सकता है। अगर वो शुरुआत वाली इनकम आपसे पूछता है तो आप बताना 12 लाख हो जाएगा, अगर वो बाद वाली इनकम आपसे पूछता है तो 12 और 6 18 लाख हो जाएगा। उसने बढ़ी हुई इनकम पूछी है तो 18 लाख इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मेरी बात को थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। हाँ, कोई ब्लॉक नहीं है, एक बार आप लोग देख लो, एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं एक बार और आप लोगों को समझा देता हूं। एक बार आप इसे नोट कर लो और मैं एक बार और आप लोगों को समझा देता हूं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, प्लस ही है भाई, मेरे प्लस कर दिया है। हाँ, समझ नहीं आया, जिनको समझ नहीं आया बस वो एक बार नोट कर लो, फिर आ जाएगा समझ, फिर आ जाएगा मेरे भाई समझ। एक बार इसे नोट कर लो, देखिए ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है वो 6 लाख रुपए बढ़ जाती है, यानी कि मेरे भाई एक व्यक्ति पहले ए रुपए कमाता था, मुझे नहीं पता कितने रुपए कमाता था, लेकिन अब वो 6 लाख रुपए ज्यादा कमाता है, ए प्लस 6 लाख रुपए कमाता है, बढ़ गई। लेकिन मेरे भाई पहले वो 28% टैक्स देता था, अब वो 20% टैक्स देता है, लेकिन फिर भी वह 24,000 रुपए ज्यादा टैक्स देता है, यानी यहां जो टैक्स देता है वो 24,000 रुपए ज्यादा है इससे। तो आप यहां का टैक्स निकालिए, ए प्लस 6 लाख का 20% यहां टैक्स आ गया, ए का 28% यहां टैक्स आ गया, क्या दोनों का अंतर जो है वो 24,000 आना चाहिए। जब आप 20 की गुणा ए में करेंगे 20/100 आ जाएगा, जब आप 20 की गुणा 6 लाख में करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट जाएंगे, यहां पहले से ही 28/100 है 24,000, ये 1,20,000 प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, 20 में से 28 जाएंगे -8/100, 24,000 में से 1,20,000 जाएंगे 96,000 बचेगा, 8 से काटेंगे 12,000 बार, 12,000 की 100 में गुणा करेंगे 12 लाख आ जाएगा, यानी एक ही वैल्यू जो है वो 12 लाख आ चुकी है। तो यहां इनकम कितनी आएगी, 12 प्लस 6 लाख 18 लाख आ जाएगी, 18 लाख मेरे दोस्त इसकी इनकम आ जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम इन टैक्स वाले क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो मेरे भाई इनका करने का तरीका यही होता है। तो माफी चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं बता पाऊंगा, इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन लेंदी नहीं है बिल्कुल भी, आप इसे 40, 45, 50 सेकंड में आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराए, इनकम वाले केस में मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को कराए जब इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो मैंने ये आपको कराया कि टैक्स देने के बाद शुद्ध आय इतनी बचती है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये कराया कि पहले टैक्स 9 पैसे जाता था 100 पैसे पर, अब 12 पैसे जाता है, तो अब बताइए अब कितनी शुद्ध आय होगी। तीसरा मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराया, टोटली उसी पर बेस्ड था। चौथा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस टाइप का कराया, जब उसकी इनकम बढ़ जाती है, टैक्स की दर घट जाती है, फिर भी वह पहले से ज्यादा दे रहा है, फिर भी वह पहले से ज्यादा दे रहा है। बेटा एक कह रहा है 6 लाख कहां से आया, तो उसने ये दे रखा 6 लाख रुपए बढ़ जाती है उसकी इनकम। ठीक है, तो अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो 4-5 क्वेश्चन दोस्त मिसलेनियस के हैं, उन्हें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका है। पहले हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन लिए थे, हर टाइप का बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है डियर गुरुजी, आई थिंक 1,20,000 की जगह 12 लाख है, प्लीज देखिए। बिल्कुल सही बात है भाई,
देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 4 ही तो जीरो बचेंगी। 1,20,000 ही तो लिखा है, प्लस का है, उधर जाके माइनस होगा। 24,000 में से 1,20,000 जाएगा तो माइनस का 96,000 बचेगा, और 20 में से 28 जाएगा, माइनस का 8 ही बचेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए मेरे भाई इस क्वेश्चन पे आइए। ये एमटीएस 11 अक्टूबर 2021 में। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे हम लोग निगाह मार लेते हैं। ठीक है, कल से हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे होंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है सर जी, क्या किस्त वाला भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें क्या गुरुजी? भैया किस्त वाले क्वेश्चन ब्याज के क्वेश्चन है, यहाँ कहाँ किस्त वाला क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। कोई टाइपिस्ट है 32 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना भाई, एनटीएस में पूछा गया है तो पूछा तो कहीं भी जा सकता है। 32 सेंटीमीटर यानी कि इसकी लंबाई जो दे रखी है 32 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी चौड़ाई जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। एक इस पेपर का एक टाइपिस्ट यूज करता है मेरे भाई। ठीक है आगे बढ़े। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ देता है। जब इधर भी 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ेगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर का किनारा, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी, तो क्या केवल वो इतने में टाइप कर रहा होगा? क्या वो केवल इतने में टाइप कर रहा होगा? भाई इस भुजा पे भी 2 सेंटीमीटर का छोड़ दिया, इस भुजा पे भी 2 सेंटीमीटर का छोड़ दिया, इस पे भी 2 सेंटीमीटर का छोड़ दिया, और इस पे भी 2 सेंटीमीटर का छोड़ दिया। ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहां जो है मुझे वो टाइप करना है, जो मटेरियल मतलब वो टाइपिस्ट जो है इस वाले पोर्शन में वो टाइप कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये पूरी लेंथ 32 थी तो 2 इधर छोड़ दी है, 2 इधर छोड़ दी है, 4 छोड़ दी, तो लंबाई कितनी बचेगी? 32 में से 4 गया 28 बचेगी। अगर ये चौड़ाई 20 थी पूरी तो 2 ये छोड़ दी, 2 ये छोड़ दी, 4 गई, तो क्या 16 बचेगी? ये बात समझ में आ गई? अब आप यहां से चीजों को समझिएगा। यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़े तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्र में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें कि कितनी वृद्धि हो जाएगी। मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब वो चारों तरफ जो है, जब वो चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर के किनारे छोड़ता है तो क्षेत्रफल कितना आता है भाई? इसकी लंबाई कितनी है? 28 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 16 है। तो क्या इतने मटेरियल इतने कागज पर हम लोग टाइप कर पाएंगे? लेकिन अगर वो दोनों तरफ एक एक का छोड़ेगा तो एक इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, 32 में से 2 गया, तो अब लंबाई 30 हो जाएगी, और चौड़ाई एक ऊपर छोड़ा एक नीचे छोड़ा, 20 में से 2 गया, तो अब चौड़ाई इतनी हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई जब वो 2-2 सेंटीमीटर के चारों तरफ किनारे छोड़ता है तो इतने क्षेत्रफल पे वो टाइप कर पाएगा, और अगर चारों तरफ 1-1 सेंटीमीटर का छोड़ता है तो इतने क्षेत्रफल पर वो टाइप कर पाएगा। तो मेरे भाई काट लो यहां से। आपने कहा जी 2 से काटा 14 बार कटेगा, 2 से काटा 15 बार कटेगा, 2 से काटा 8 बार कटेगा, 2 से काटा 9 बार कटेगा। ठीक है 14 अट्ठे कितना होते हैं? 14 अट्ठे होते हैं 112, और 15 निम्मा कितने होते हैं? 135 होते हैं। यानी कि मेरे भाई पहले वो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टाइप करता था, अब जो है वो 135 पे टाइप करेगा। तो कितना ज्यादा टाइप कर रहा है? तो आप कहेंगे 23 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा टाइप कर रहा है। किससे ज्यादा टाइप कर रहा है? तो आप कहेंगे 112 से ज्यादा टाइप कर रहा है, तो 100 से कितना हो जाएगा? ये इस क्वेश्चन का भाई मेरे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व कर लो भाई क्वेश्चन को। 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 25 दिया 75 को 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57 हो जाएगा। 28 से डिवाइड करना है, 28 दूनी 56, 0 150 हो गया। 28 चौक कितना होगा? 112, 28 पंजे कितना? 140 होता है, 20.5 के लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए मुझे कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई।
एक पेज था, एक पेज था जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। लंबाई 32 है, चौड़ाई 20 है। उसने कहा है अगर टाइपिस्ट चारों किनारों पर 2-2 सेंटीमीटर छोड़े, 2 इधर छोड़ा, 2 इधर छोड़ा, 4 छोड़ दिया, 32 में से 4 गया तो लंबाई 28 रह जाएगी। 2 ऊपर छोड़ा, हाँ 2 ऊपर छोड़ा, 2 नीचे छोड़ा, 20 में से 4 गया, 16 चौड़ाई रह जाएगी। यानी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, क्षेत्रफल जो है वो इतना आएगा। अब उसने कहा है अगर चारों तरफ 1-1 सेंटीमीटर छोड़े, तो मेरे भाई एक इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, 2 घटा दो 30 बच जाएगा। एक ऊपर छोड़ा, एक नीचे छोड़ा, 20 में से 2 गया, 18 बच जाएगा। पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना है। सॉल्व किया तो पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना है। उसने कहा क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो 112 से 135 हो गया, कितना बढ़ा, 23 बढ़ा। किससे बढ़ा, 112 से बढ़ा, तो 100 से कितना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110, ये ICAR में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 110 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। देखो मैं आपको समझा देता हूं। ये आपके पास पेज है, ठीक है। इस पेज की लंबाई 32 सेंटीमीटर दी है और इस पेज की चौड़ाई जो है, ये आपके पास पेज है। इस पेज की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। अगर वो चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देता है तो कितने में टाइप कर रहा होगा। 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ी, 2 सेंटीमीटर इधर, तो 2 और 2 4 छोड़ दिए, तो क्या इसकी लंबाई 28 बच जाएगी। 32 में से 4 गया 28। 2 ऊपर छोड़ी, 2 नीचे, 20 में से 4 गई, क्या चौड़ाई 16 बच जाएगी। तो इस एरिया, इसका एरिया कितना आएगा, 28 गुणा 16 आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब वो कह रहा है यदि 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ छोड़ी जाए, तो एक इधर 2, 32 में से 2 गया तो 30 आ जाएगा। एक ऊपर एक नीचे, 20 में से 2 गया तो 18 आ जाएगा। बस मैंने यहां से सॉल्व किया। 2 से काटा 14 बार, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 9 बार। यानी पहले 112 एरिया आता, अब 135 आएगा। कितना बढ़ा, 23 बढ़ा पहले से। किससे बढ़ा, 112 से, तो 100 से कितना। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो भाई फिर समझदारी में दिक्कत है, फिर समझाने में नहीं दिक्कत है ना। अगर अब भी समझ में नहीं आया है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई से तेज कर देना थोड़ा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें हैं, M1, M2 और M3। भाई 3 प्रकार की मशीनें हैं, एक M1 है, एक M2 है और एक क्या है मेरे भाई, M3 आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, जो कुल उत्पादों का क्रम से 25%, 35% और 40% उत्पादन करती है। अगर कुल उत्पादन तो भाई 100% होगा, उसमें से 25% जो है वो M1 करती है, 35% जो है वो M2 करती है और 40% जो है वो M3 करती है। 25 और 35 कितना होगा, 60, 60 और 40 100 हो जाएगा। ठीक है, M1, M2, M3 क्रम से 3%, 4% तथा 5% दोषपूर्ण उत्पादों का उत्पादन करते हैं। तो गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत क्या है। गैर दोषपूर्ण यानी जो खराब नहीं है, ये वाली मशीन जो है ये 3% जो है वो खराब उत्पादन करती है। ये वाली मशीन जो है ये 4% खराब उत्पादन करती है और ये वाली मशीन जो है वो 5% खराब उत्पादन करती है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई वो बताइए जो खराब नहीं है, जो खराब नहीं है। तो अगर मैं इसका 3% निकालता हूं, अगर मैं इसका 3% निकालता हूं, 25 दिया 75/100 यानी कि 0.75 आएगा, ये खराब है इसमें से। अगर मैं इसका 4% निकालता हूं तो 35 चौक 140/100 1.4 आएगा। निकालिए 4% आप लोग। अगर मैं इसका 5% निकालता हूं तो यहां आएगा 2%, यानी कि इतना परसेंट मेटीरियल जो है वो खराब है। भाई ये डिफेक्टिव ही तो लिखा हुआ है, तो इतना परसेंट मेटीरियल जो है डिफेक्टेड है।
तो नॉन डिफेक्टेड कितना होगा भाई? टोटल देखो 2, और यहां से अगर मैं चीजों को समझूं तो आप देखेंगे 2 और यहां से जोड़ लो 5, 7 4 11 को 1 हासिल 1, यहां से हो जाएगा 4.15, यानी इतना परसेंट मटेरियल टोटल जो है वो क्या है, इतना परसेंट मटेरियल जो है वो डिफेक्टेड है। अगर इतना परसेंट डिफेक्टेड है तो नॉन डिफेक्टेड कितना होगा? 100 में से ये घटा दो, क्या नॉन डिफेक्टेड जो रहेगा 95.85 रहेगा? क्या नॉन डिफेक्टेड जो रहेगा वो 95.85 रहेगा? ध्यान से समझना मेरे भाई, उसने कहा है 3 मशीन है M1 M2 और M3, ये जो है ये टोटल उत्पादन का 25% उत्पादन करती है, ये टोटल प्रोडक्शन का 35% प्रोडक्शन करती है, और ये जो है ये 40% प्रोडक्शन करती है। ठीक है भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि टोटल उत्पादन जो है वो 100 बैठ रहा है, तो 100 का 25% इसने 25 इसने उत्पादन किया होगा, 35 इसने उत्पादन किया होगा और 40 इसने उत्पादन किया होगा। उसने कहा है ये 3% डिफेक्ट माल उत्पादन करती है, ये 4% डिफेक्टेड माल का उत्पादन करती है, और ये 5% डिफेक्टेड माल का उत्पादन करती है। मैंने जब इसका 3% निकाला तो 0.75 आया, इसका 4% निकाला तो 1.40 आया, और इसका 5% निकाला तो 2% आया। यानी जब मैंने सारा कुछ जोड़ा तो 4.15% जो है वो डिफेक्टेड माल मेरे सामने निकल के आया। लेकिन उसने डिफेक्टेड माल मुझसे नहीं पूछा है, उसने कहा है नॉन डिफेक्टेड माल कितना होगा। तो 100 में से जब मैं 4.15 घटाऊंगा तो 95.85 जो है वो नॉन डिफेक्टेड माल जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है भाई ऊपर जीरो बढ़ाने, बढ़ा दोगे तब भी आंसर इतना ही आएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। पेट्रोल का मूल्य कितना बढ़ गया भाई मेरे? तो पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है, 5% की बेटा वृद्धि हुई है। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपए लीटर था। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य जो है वो 82 रुपए रहा है, तो वृद्धि के बाद कितना हो गया होगा? क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे 82 रुपए में 5% बढ़ गए हैं, यानी अब 82 का 105% कीमत हो गई है। 5% बढ़ने का मतलब है किसी भी चीज का 105% हो जाना। भाई मैंने कहा कि इस मशीन का मूल्य 10% बढ़ गया, तो आप कहेंगे मशीन का मूल्य 110% हो गया। मैंने कहा उस मशीन का मूल्य 20% घट गया, तो आप कहोगे जी अब उसका मूल्य 80% रह गया है। अगर किसी का भी मूल्य 5% बढ़ा है तो इस बात का मतलब है अब 82 का 105% मूल्य हो गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। 3045 किलोमीटर 3045 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 15 के हिसाब से जाता है। 15 के हिसाब से जाता है तो भाई साहब कितने लीटर खर्च कर देता होगा? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 203 लीटर पेट्रोल वो खर्च कर देता होगा। इस बात का मतलब यही तो है मेरे भाई कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और 15 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, तो क्या वो 203 लीटर पेट्रोल खर्च करेगा? तो उसने कहा है पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक खर्च में कितनी वृद्धि होगी, वो मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है, वो वृद्धि वाला मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। पहले मूल्य क्या था? तो आप कहेंगे पहले मूल्य 82 रुपए था। मूल्य बढ़ा कितना है? क्या 1 लीटर पे 5% मूल्य बढ़ गया है? क्या यहां से मैं बता पाऊंगा कि 1 लीटर पे होने वाली वृद्धि
क्या 1 लीटर पे होने वाली वृद्धि मैं यहां से निकाल पाऊंगा? तो आपने कहा जी इस 82 का 5% निकाल दो, 1 लीटर पे होने वाली वृद्धि आ जाएगी। तो आपने यहां से निकाला भाई मेरे, कैसे निकालोगे? 5 से काटा 20 बार कटा, 2 से काटा 41 बार कटा, 2 से काटा 10 बार कटेगा, यानी कि वृद्धि जो हुई है 1 लीटर पे वो 4.1 लीटर की हुई है। तो मेरे भाई 203 लीटर पे कितनी वृद्धि होगी? क्या इतने की वृद्धि हो जाएगी? होगी या नहीं? तो मेरे भाई यहां से आप लोग सॉल्व कर लो क्वेश्चन। क्या आएगा? 41 दिया, 3 एकम 123 होते हैं, हासिल लगे कितना? 12। 41 0 0 12 को 2 हासिल 1, 41 दूनी 82 और 1 83 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ है, यहाँ आंसर कितना आएगा? 832.3। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर 1 लीटर पे 4.1 रुपए की वृद्धि होती है तो इतने रुपए पर टोटल का कितना खर्चा बढ़ेगा? उसका 832 रुपए 30 पैसे उसका टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बीच में 2 से 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे रखे हैं, कल प्रॉफिट लॉस चालू करूंगा, है ना, क्योंकि अभी आपकी स्टैटिक की भी क्लास होगी, कल प्रॉफिट लॉस चालू करूंगा और लास्ट में उन क्वेश्चंस को करा दूंगा होमवर्क वाले। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे क्वेश्चन? राम ने काले रंग के 6 खिलौने तथा भूरे रंग के कुछ खिलौनों का ऑर्डर दिया। यहां पे मैं ले लेता हूं ब्लैक खिलौने और यहां पे भूरे रंग के व्हाइट खिलौने ले लेता हूं। ठीक है, राम ने काले रंग के जो है वो 6 खिलौने दिए, है ना, और भूरे रंग के कुछ खिलौनों का ऑर्डर दिया। मुझे नहीं पता कितने खिलौनों का ऑर्डर दिया, मैंने भूरे रंग के जो है वो X खिलौने मान लिए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। काले खिलौनों का मूल्य जो है भूरे खिलौनों के मूल्य का 2.5 गुना है। काले खिलौनों का जो मूल्य है ये क्या थी? ये तो क्वांटिटी थी बेटा, ये तो मात्रा थी मेरे पास, है ना। अगर मैं आपसे प्राइस की बात करूं तो काले खिलौनों का जो मूल्य है वो भूरे खिलौनों के मूल्य का 2.5 गुना है। ठीक है, हाँ, तो अगर इसकी 1 रुपए का है तो इसका 2.5 गुना, काले रंग का खिलौना 2.5 रुपए का हो जाएगा। यानी कि मैं रेशियो निकालूं तो एक पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो लगाऊंगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अगर ये वाला खिलौना 2 रुपए का है तो ये वाला खिलौना 2.5 गुना यानी 5 रुपए का होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बिल बनाते समय क्लर्क ने काले तथा भूरे खिलौने की संख्या आपस में बदल दी। जब बिल बना तो क्लर्क ने क्या कर दिया भाई साहब? घोटाला कर दिया। जो काले रंग के खिलौने थे वो तो भूरे में चढ़ा दिए और जो भूरे रंग के खिलौने थे वो काले में चढ़ा दिए। उसने ये घपला कर दिया भाई साहब, जिस वजह से क्या हुआ, जिसके कारण बिल की राशि में 45% की वृद्धि हो गई। यानी बिल जो है अब उसका 45%, हाँ 45% जो है अब उसका बिल बढ़ के आया है। 45% जो है अब उसका बिल बढ़ के आया है। यानी आना तो चाहिए था 100, अब कितना आया है? 145 आया है, 45% बढ़ के आ गया। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, अगर मैं पहले ठीक ठाक बिल बना रहा होता तो कितना आता? मैंने टोटल काले रंग की जो खिलौने खरीदे हैं वो 6 खरीदे हैं। एक खिलौने की कीमत 5 है तो 6 खिलौनों की कीमत जो है वो 30 रुपए हो जाएगी। भूरे रंग के X खिलौने खरीदे हैं, एक खिलौने की कीमत 2 है तो X खिलौने की कीमत 2X हो जाएगी। क्या ये पहले वाला बिल निकल के आ जाएगा? लेकिन जब मैं गलत बिल बनाता हूं तब कितना आएगा? एक खिलौने की कीमत 5 है, मैंने X खिलौने देखे होंगे तो 5X रुपए बन गई होगी। एक खिलौने की कीमत 2 है तो 6 खिलौने की कीमत 12 मैंने चढ़ा दी होगी। यानी ये पहले वाला मूल्य है, पहले वाला मूल्य आना तो 100 चाहिए था, ये अब वाला बिल है, अब जो बिल आया है 45% ज्यादा, क्या 145 निकल के आया है। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? यहां से देखिए 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 29 बार कट जाएगा। ठीक है, 29 की गुणा 30 में करेंगे 870 आएगा, प्लस 29 दूनी 58 X आता है, इज इक्वल टू में 5 12 पंजे 60 X आ जाएगा, 12 दूनी 24 240 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 870 में से 240 जाएगा तो 630 बचेगा
और 60 में से 58 जाएगा तो 2x बचेगा, यही तो आएगा भाई। 29 दूनी 58 और 20, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई है, 29 तिया 870, 29 दूनी 58, 20 पंजे 100x आएगा, ये 100x आएगा, और 12 दूनी 24, ये 240 आएगा। तो यहाँ 870 में से 240 गया 630 आएगा, और यहाँ 100x में से 58x जाएगा तो यहाँ 42x बचेगा। ठीक है भाई, यहाँ 42 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 21 तिया 63 जीरो, 21 दूनी 42 और 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा। यानी कि मेरे भाई ये वाले जो व्हाइट रंग के खिलौने थे ये कितने थे, तो आप कहेंगे 15 थे। उसने व्हाइट रंग के खिलौनों की ही संख्या पूछी है, तो जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 आ जाएगा। हाँ, अभी क्वेश्चन खत्म हुआ भी नहीं था। सालू सर समझ नहीं आया, रूबी पटेल सर समझ नहीं आया, अभी क्वेश्चन तो खत्म हो जाने देते गुड़िया। समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। राम ने काले रंग के 6 खिलौने तथा भूरे रंग के कुछ खिलौनों का ऑर्डर दिया। बेटा 2 टाइप के खिलौने हैं, एक काले रंग के खिलौने हैं और एक भूरे रंग के खिलौने हैं। काले रंग के खिलौने जो हैं वो 6 हैं, भूरे रंग के खिलौनों की संख्या नहीं पता, मैंने x मान। उसने कहा है जो काले रंग के खिलौनों की कीमत है वो भूरे रंग के खिलौनों की कीमत की 2.5 गुना है। तो अगर इनकी कीमत 2 है तो इसका 2.5 गुना, इनकी कीमत 5 हो जाएगी। वो क्या करता है, जो भूरे रंग की मात्रा है वो काले में चढ़ा देता है, और काले रंग की मात्रा जो है वो भूरे में चढ़ा देता है। भूरे रंग की मात्रा x थी वो काले में चढ़ा दी, और काले रंग की मात्रा 6 थी वो भूरे में चढ़ा दी, जिस वजह से उसका जो बिल है वो 45% ज्यादा आया है। यानी कि आना तो चाहिए था 100, आ कितना रहा है, वो 120 145 आ रहा है। तो अगर वो ठीक बिल बनाता तो कितना आता भाई, एक जो है वो 5 रुपए का है तो 6 जो है वो 30 रुपए के हो जाएंगे, एक जो है 2 रुपए का है तो x 2x के हो जाएंगे। ये उसका सही बिल था, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी मात्राओं को उल्टा चढ़ा के। एक जो था वो 5 रुपए का था तो x उसने 5x के लगा दिए होंगे, एक 2 रुपए का था तो 6 उसने 12 रुपए के लगा दिए होंगे। यानी कि मेरे दोस्त ये जो है ये पुराना बिल है, ये नया बिल है। तो पुराना बिल 100 का है तो नया बिल 145 का है। ठीक है, तो जब मैंने देखा तो 20/29 आ गया, इसकी गुणा इधर कर दी, इसकी गुणा इधर कर दी, जब मैंने x को सॉल्व किया तो यहां से 15 आ गया। ठीक है भाई, तो भूरे रंग के जो खिलौने रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, भूरे रंग के जो खिलौने रहने वाले हैं वो 15 रहने वाले हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। चलिए आसान है, बस थोड़ा सा हम लोगों को देखना था, आसान क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग, अजय कुमार सर जी, एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ कराए आपने। एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड बेटा वो मेंसुरेशन में कराऊंगा, है ना, कि अगर ऊंचाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अभी फॉर्मूले ये मानते हुए कि फॉर्मूले आपको याद नहीं है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराए हैं। वो क्वेश्चन जो है आप लोगों को मेंसुरेशन में कराऊंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, यानी राइट क्वेश्चन मिल करता है तो प्लस के 4 अंक मिलते हैं, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलता है, माइनस का 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, उसने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर 200 के 200 वो सही करता तो क्या उसके 800 नंबर आ रहे होते, अगर 200 के 200 वो गलत करता तो क्या 200 नंबर उसके कट रहे होते। सही और गलत को मिला के उसे कितने अंक मिले हैं, उसने 200 अंक प्राप्त किए। क्या दोनों को मिला के उसे 200 अंक प्राप्त हुए, तो लगा दो मेरे भाई एलिगेशन। भाई जब, हाँ देखिए, अगर वो राइट क्वेश्चन करता है, अगर वो राइट क्वेश्चन करता है तो 4 नंबर एक क्वेश्चन के मिलते हैं।
अगर वो गलत क्वेश्चन करता है तो 1 नंबर जो है वो एक क्वेश्चन का कट रहा होता है। 200 क्वेश्चन टोटल है, मैंने मान लिया सारे के सारे उसने सही किए तो उसे 800 नंबर मिलते, सारे के सारे वो गलत करता तो 200 नंबर उसके कटते, लेकिन सही और कुछ गलत किए होंगे, दोनों को मिला के उसे नंबर कितने मिले हैं, 200 मिले हैं। तो यहां आप लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, कैसे? 800 में से 200 जाएगा, 600 बचेगा, और 200 में से अगर ये माइनस का 200 जाता है तो 400 आ जाएगा। यानी यहां जो रेशो आएगा, सही जो है वो 2 है और गलत जो है वो 3 है। क्या टोटल जो बैठ जाएंगे वो 5 बैठ जाएंगे? 2 सही 3 गलत, टोटल 5 होंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने दिए हैं? टोटल क्वेश्चन जो है वो 200 दिए हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 40। तो 2 पार्ट की 80 क्वेश्चन सही होंगे और 120 क्वेश्चन जो है वो गलत होंगे। 80 क्वेश्चन जो होंगे वो सही होंगे और 120 क्वेश्चन गलत होंगे। कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर दिए? तो 80 क्वेश्चन ठीक है भाई, कितने में से? 200 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 40% प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। 40% प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे भाई, ठीक है। तो परसेंटेज हम लोगों का यहां खत्म हुआ। 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिए थे, वो 3 क्वेश्चन जो है कल की क्लास में मैं आप लोगों को करा दूंगा। बस आप लोग एक छोटा सा काम कर लेना। परसेंटेज मैंने 10 क्लास में पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया है, जो छोड़ा है वो किसी और चैप्टर का पार्ट होगा। जैसे अभी वॉल्यूम और एरिया बेस्ड क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो किसी और क्वेश्चन का पार्ट होगा। टैक्स वाले क्वेश्चन मैं आज इसमें करा चुका हूं मेरे भाई। 113 क्वेश्चन मैंने टोटल इसमें कराए हैं। 113 क्वेश्चन पे आप लोग निगाह मार लेना और मेरे भाई एक बार उन 113 क्वेश्चन पे कमांड बना लेना। यकीन मानना, अगर 113 क्वेश्चन पे आपने कमांड बना ली तो परसेंटेज में आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी, ज्यादा जो प्रैक्टिस करना वो वैन आरेख के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, इलेक्शन और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो ये कह रहे हैं भैया एक क्लास समझ में आ जाती है फिर भूल जाता हूं, भाई उनकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है। कल हम प्रॉफिट लॉस चालू करेंगे, बड़े शानदार तरीके से चालू करेंगे, धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे और मेरे दोस्त लास्ट में उन 3 क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय।